खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। खबरें होती हैं स्टॉक्स न्यूज़ जो कंचन बताएंगी। आज तो जीएसटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी हैं, उस पर अपन आलोक से बात करेंगे और श्रेया जुड़ेंगी। ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो भी सब रडार पे रखना है। काफ़ी कुछ ग्राउंड कवर करना है अपने को। काफ़ी ठंड में आलोक बाहर खड़े हैं तो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। एक्सक्लूसिव कहती है कि इस बार जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी नेट पे लाने की हो सकता है सहमति बनाने की कोशिश हो। पूरा मामला क्या है आलोक से ही समझ लेते हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हो साहब? बिल्कुल, देखिए जो मैं पिक कर रहा हूं उसके मुताबिक जो एटीएफ है, एटीएफ का एजेंडा जो है लास्ट मोमेंट पर जीएसटी काउंसिल के साथ जोड़ा गया है। ये बिल्कुल आखिरी पन्ना था जो सभी को मिला कल शाम को, जिसमें पता चला कि एटीएफ के बारे में सरकार एक राय बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो ये प्रपोजल है उसमें कोई रेट या कब से इसे लागू करना है इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि इस मुद्दे पर हम एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द जो राज्य है अपना वैट लगाना छोड़े और इसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सके, ताकि जो एविएशन कंपनियां और हवाई कंपनियां हैं उनकी तरफ से लगातार मांग चल रही है कि उनकी जो कॉस्टिंग है, उनका ऑपरेशन कॉस्ट है, काफी सारा उनका पैसा जो है एटीएफ में लगता है, उससे उन्हें राहत मिल सके। जैसे आपको मालूम होगा कि हर राज्य एटीएफ पर अलग अलग जीएसटी की अलग अलग वैट का दर लगाता है। कहीं कहीं ये 30% से भी ज्यादा है। लिहाजा अगर ये जीएसटी के दायरे में आता है तो हो सकता है कि कोई 18% या 12% के आसपास इस पर जीएसटी लगे या इससे भी कम हो सकता है। तो अ, ये अपने आप में एविएशन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये काउंसिल में इस पर कोई आखिरी फैसला हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि इसमें रेट और डेट कब से लागू होना है इस पर कोई अभी तक प्रिकमेंट कमेटी या कोई कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि इसको इस बार जीएसटी काउंसिल में चर्चा करके एक इस पर फाइनल सहमति बनाई जाए कि इसको कब से लागू किया जाए और कितनी इस पर जीएसटी की दर हो सकती है। खास तौर से जो कहें तो सबसे ज्यादा इसमें रेसिस्टेंस जो था वो महाराष्ट्र की तरफ से है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग जितनी भी हवाई कंपनियां होती हैं, फ्लाइट होती हैं, लगभग पूरे कंजम्पशन का 50% फ्यूल वो मुंबई में भरवाती हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसमें से लगभग करीब 25 से 30% दिल्ली में भरा जाता है। बिल्कुल। तो ये इस समय जीएसटी में अगर आए एटीएफ तो इम्पॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और अभी उसमें डिस्कशन होगा, स्टेट्स को एग्री करना होगा, बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल की कल एटीएफ जीएसटी के रिजीम में आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि एक्सपेक्टेशन है। पार्थिव, क्या व्यू रहेगा इंडिगो पर इस लेवल पर? डेफिनेटली आई थिंक इंडिगो का सीजनली आने वाले 2 क्वार्टर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले। वैल्यूएशन के हिसाब से ईवी एबिटा मल्टीपल देखे तो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जिस तरह की ग्रोथ आगे जाते पॉसिबल है। एक ही कंसर्न और एक ही बड़ा रिस्क है, उनकी काफी फ्लीट ग्राउंडेड है। तो ये इंजन का मसला पीएनडब्ल्यू के साथ अगर सॉल्व हो जाता है देन यू विल सी वेरी बिग स्पोर्ट इन ग्रोथ। लेकिन प्राइसिंग एनवायरनमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम और आई थिंक कोई भी गिरावट आती है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन में तो डेफिनेटली यू कैन गो लॉन्ग। इंटरग्लोब एविएशन, कोई भी गिरावट में खरीदारी करने का मन, बात छिड़ी है। हाँ, हो सकता है इस बार के काउंसिल में कोई अंतिम फैसला ना आए, क्योंकि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट और स्टेट की रसाकसी चलेगी इस मामले में। है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आ गया जीएसटी नेट में एटीएफ तो एक तो देश भर में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, दूसरा हो सकता है थोड़ा सा रैशनलाइजेशन हो, थोड़ा सा रिडक्शन हो टैक्सेस में। पॉजिटिव है इनके लिए, पॉजिटिव है अपने लिए अगर ये पास ऑन कर दें। खैर, अगली इंटरग्लोब एविएशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आईटी एज अ पैक। सुबह से हेडलाइन से लगातार मेंशन हो रहा है। एक्सेंचर के नंबर्स आए और उसका शायद पॉजिटिव रब ऑफ इंडियन आईटी पे आए, लेकिन एक्सेंचर के नंबर्स हैं कैसे, कंचन से जान लेते हैं। उसके बाद उस नंबर्स पे कई सारी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। श्रेया बताएंगी ब्रोकरेजेस कैसे देख रही हैं उन नंबर्स को और इंडियन आईटी में कहां नजर रखनी है। कंचन, गुड मॉर्निंग। पहले
कैसे लगे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। नंबर्स अच्छे लगे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि आज पूरे के पूरे आईटी पैक में हमें एक दमदार एक्शन देखने को मिले। अगर क्वार्टर वन में यूएस रेवेन्यू की बात करी जाए तो वहां पे हमें एक 9% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और ये आके खड़ा हो गया है 1770 करोड़ डॉलर पे। साथ ही साथ गैप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है 0.9% का एंड नाउ इट इज एट 16.7%। ईपीएस में अच्छा खासा 16% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही साथ जो नई बुकिंग है वहां पे भी 1% की हमें बढ़त देखने को मिली है और ये हो गई है 1870 करोड़ डॉलर की। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो जनरेटिव एआई का सेगमेंट है वहां पे जो बुकिंग का ऑर्डर है वो पहुंच चुका है 120 करोड़ डॉलर पे और साथ में जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस आई है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पे आई है, जिसके चलते एक एक्शन की उम्मीदें हैं। बिल्कुल एक्शन की उम्मीदें हैं। एक्सेंचर का स्टॉक कल 7% ऊपर था। इंडियन आईटी एडीआर करीब करीब 3% ऊपर थे। काफ़ी ब्रोकरेज व्यूज़ भी आए, उनमें क्या व्यू लिया गया है इंडियन आईटी पर? श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल जैसे कंचन बता रही थी, एक्सेंचर के नतीजे आए और काफ़ी अच्छे नतीजे, और ब्रोकरेज थोड़े व्यूज़ मिक्स्ड हैं। जहाँ जेफरीज और नुवामा काफ़ी बुलिश है, वहीं मॉर्गन स्टैनली थोड़े असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। सीएलएस से शुरुआत करें कि सीएलएस ने क्या आईटी पे अपना व्यू रखा है। उनका मानना है कि 2 तिमाही से आईटी कंपनियों की ऑर्डर बुक जो है वो कमज़ोर रही है और एक्सेंचर के पास आईटी कंपनियों के ऑर्डर जाते दिखे हैं और एक्सेंचर के जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के लिए इंडिकेटर होते हैं, इंडियन आईटीज कंपनी के लिए। इसलिए इन्फोसिस और एचसीएल के आगे गाइडेंस अपग्रेड की संभावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सीमित होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा परसिस्टेंट, टेक, महिंद्रा, विप्रो पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है सीएलएसए ने। उनको कहना है कि इन सारे स्टॉक्स को रडार पर रखने की सलाह है। साथ ही एलटीआई, माइंडट्री को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है सीएलएसए ने। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली ने आईटी के ऊपर क्या अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि एक्सेंचर के नतीजे और आउटलुक अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, कोई ज़्यादा वाव परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई नहीं है और एक्सेंचर की जो कमेंट्री से उससे माहौल बड़े बदलने के कोई संकेत पैदा होते दिख नहीं रहे हैं, कुछ वाव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और 2025 में आईटी बजट को लेकर भी अभी कोई ज़्यादा सफाई आई नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। तो मॉर्गन स्टैनली थोड़े असमंजस में है एक्सेंचर के रिजल्ट को लेकर और उसकी इम्पैक्ट आईटी सेक्टर को लेकर। लेकिन नुवामा कुछ और बता रहे हैं। नुवामा का कहना है कि वो आईटी सेक्टर को लेकर बुलिश है क्योंकि एक्सेंचर का जो नई डील है उस पर वो तेज़ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं। साथ ही गाइडेंस को भी अपग्रेड किया है जो कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। और जेफरीज ने भी पॉजिटिव राय रखी है एक्सेंचर के ऊपर। उनका मानना है कि क्वार्टर वन में एक्सेंचर की जो आय है वो काफ़ी मजबूत रही है, डील्स में भी काफ़ी पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आईटी सेक्टर को बूस्ट करेगी, इंडियन आईटी कंपनीज को। इसीलिए जेफरीज ने इन्फोसिस, टीसीएस और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स को पिक किया है। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस रही है ऑब्वियसली कोफोर्ज और परसिस्टेंट में। बहरी जी ने परसिस्टेंट पिक किया था, लेकिन पार्थिव, कोफोर्ज अब इस वैल्यूएशन पर अगर जिसके पास है तो खैर अलग बात है, जिसके पास नहीं है वो क्या व्यू ले? आई थिंक जबरदस्त रीरेटिंग हुई है कोफोर्ज की, अनुज, और डेफिनेटली हमने देखा है कि कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखा है और जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है और जिस तरह के क्लाइंट माइनिंग ये कंपनी ने की है, आई थिंक आगे जाते भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज भी आई थिंक उसके काफी पीयर से बेटर है। लेकिन एक ही बड़ा कंसर्न है, 90 के ट्रेल मल्टीपल पे है। मैं अज्यूम करता हूँ आने वाले 3 साल भी अगर जबरदस्त ग्रो करता है तो काफी हद तक फैक्टर इन है। नई एंट्री की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह का रन रेट रहा है कंपनी का तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड। मिला जुला रुझान है भाई एक्सेंचर के नंबर्स पे जो रब ऑफ इंडियन आईटी पे मान रही है ब्रोकरेजेस। आज तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, पर वो श्रेया जो लाइन मेंशन कर रही थी ना, मुझे सीएलएसए वाली इंटरेस्टिंग लग रही थी कि पिछले 2 क्वार्टर से इंडियन आईटी वेंडर्स की ऑर्डर बुक थोड़ी सी ठंडी पड़ी है। तो ऐसा तो नहीं कि ये लोग एक्सेंचर से लूज आउट कर रहे थे, तो एक्सेंचर इसीलिए आउट परफॉर्म कर रहा है। ये वक्त बताएगा और अब रिजल्ट्स आएंगे तब इन लोगों की कमेंट्रीज बताएंगी, उस पर खास तौर पर सिमली सेवास फोकस करेगा। लेकिन आज तो बढ़िया दिन हो सकता है आईटी के लिए। अगर एक स्टॉक चुन लिया है, छोड़ देता हूं, परसिस्टेंट तो आ ही गया बहती साहब का टॉपिक में,
OFSS मानस का आ गया है, तो अब चुनने की ज़रूरत नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। आज सेक्युलर रन हो सकता है आईटी में। जिन स्टॉक्स पे चर्चा करनी होगी उस रन के बाद कंटिन्यूस सेशन पे उस पर एक्सपर्ट से बात हो जाएगी। Hyundai मोटर्स, गाबा सर आप चलाना, मैं आता हूं आपके पास। कंचन क्या अपडेट्स हैं भाई Hyundai या Hyundai को लेकर? हंडई के अंदर जो अंसो किम है उनको 3 साल के लिए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है। अपने हंडई की बात कर ली तो इस लिहाज से 2 और स्टॉक हैं जो आपको नजरों में रखने हैं, एक तो एक्साइड और साथ ही साथ अमर राजा, बिकॉज एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ हंडई मोटर्स ने एक करार किया है ईवी बैटरी सेल बनाने के लिए। एट द सेम टाइम जो अमर राजा है उनके साथ बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के लिए एक करार किया गया है। तो 3 स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने हैं। तीनों रडार पे रहेंगे भाई साहब। एक्साइड और अमर राजा दोनों के साथ टाइप्स होते हुए Hyundai के, और Hyundai अपने आप में गाबा सर बहुत क्वेरीज आती रहती हैं। आप तो जुड़ते हो सास बहू वगैरह में भी जी। सब रिटेल को माल लग गया था, मामला फंसा हुआ है। चार्ट पे पोजीशन कैसा लगता है ये Hyundai? एक्चुअली लिस्टिंग थोड़ी हाई थी और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 1930 के आसपास लिस्टिंग थी। लेकिन मैं कहूंगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगता है ठीक ही नजर आता है। जो रिसेंट लो है करीब 1700 के आसपास, 1690 के करीब है, अगर वो समझ जाता है तो ऑन है। लेकिन इसको, इस स्टॉक को ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तब जाके इसमें फायदा होगा। ट्रेडिंग में इतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेंड मिसिंग है और ट्रेडिंग में ट्रेंड की जरूरत होती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लिस्टिंग के नीचे जिसने खरीदा है लिस्टिंग के बाद दुखी है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ट्रेंड मिसिंग है। खैर, ये है Hyundai, ये है एक्साइड और अमर राजा पे अपडेट्स। भारती एयरटेल, शिल्पा जी आप खोलो, आ रहा हूं आपके पास। क्या अपडेट्स? पॉजिटिव खबर है भारती एयरटेल के लिए, बिकॉज 2026 के जो स्पेक्ट्रम ड्यूज थे उसका प्रीपेमेंट जो है वो पूरा हो गया। जो ड्यूज थे वो थे 3626 करोड़ के, यानी कि कंपनी को जो अब हर महीने 8.65% का इंटरेस्ट देना पड़ा था उसकी लायबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देगी। अगर 2024 के टोटल प्रीपेमेंट की बात करी जाए तो वो इस टाइम पे है 28,320 करोड़ का। लेकिन खबर पॉजिटिव हो सकती है, एक्शन देखने की उम्मीदें हैं। ठीक है, पता नहीं स्टॉक इंपैक्टिंग कितना है, लेकिन खबर अच्छी है अपने आप में। अब सारा बकाया चुका दिया इसने, और वो भी समय से पहले। भारतीय एयरटेल चार्ट्स पे कैसा पोजीशन शिल्पा जी? बीच में अच्छा मूव, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप था, कैसा लग रहा है? एट 1600 आप बायर हो क्या? ट्रेड बनता है कि नहीं बनता? जी बिल्कुल बनता तो है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो यहाँ पे 1700 1720 तक के भी अप मूव आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो आप थोड़ा प्रिपेयर भी रहिए कि आपको 1580 तक भी मिले तो आप ले सकते हैं। इसमें 1560 का इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट फिर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। इट कैन डू 1700 से 1720 इजीली यहाँ से। भारतीय एयरटेल रखिए रडार पे भाई, खबर अच्छी इस स्टॉक को लेकर। अब एक श्रेया ने बताया आपको एक्सेंचर के नंबर्स के बाद आईटी के अपडेट्स। एक रिपोर्ट और इंटरेस्टिंग आई है, वो है एसआरएफ पे। श्रेया क्या अपडेट्स हैं, क्या कहती है ब्रोकरेज? जी बिल्कुल, नुवामा ने एसआरएफ पे अपनी रिपोर्ट जारी की है, बाई कॉल की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 2,628 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आप देखें तो 2200 के आसपास है, वहाँ से सीधा 14% का अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में नुवामा को दिखता है। देखिए, फर्म का मानना है कि क्वार्टर 3 के जो नतीजे हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगे, वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन क्वार्टर 4 में कंपनी अच्छा कर सकती है, उसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। और कंपनी की स्पेशलिटी केमिकल जो है वो 5 साल में 20 से 25% के सालाना दर से ग्रो कर सकती है, ये बात भी अंडरलाइन की गई है। साथ ही एबिटा को थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिम किया है 2 से 3% के करीब फिनेंशियल ईयर 2025 और 26 में, क्योंकि फर्म का मानना है कि केमिकल बिजनेस जो है वो धीमी गति से उसमें सुधार देखा जाएगा, इंप्रूवमेंट थोड़ी स्लो होगी। इसके अलावा Chin+1 की थीम में दम नजर आता है ब्रोकरेज फर्म को, इसलिए इसको बाय की रेटिंग दी है। हाँ, तो इस समय वीकनेस हो सकती है, केमिकल कारोबार में हल्का बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो, लेकिन China+1 वगैरह बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं इस कंपनी के लिहाज से। नुवामा का टारगेट 26-28 का। मानस, ट्रेडिंग पे आपका क्या?
क्या टारगेट तेजी का मन बनाए या छोड़ दिया जाए? कल अच्छा था, बाजार जब कमजोर था, एसआरएफ जाते जाते बढ़िया हरे में बंद हुआ है। तो देखिए सपोर्ट तो अच्छा लिया था क्योंकि 2200 पे एक चार्ट पे सपोर्ट भी था, उसी जगह पर सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, बिल्कुल मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर आज ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 2290 है, उसके ऊपर सस्टेन करे, ट्रेड करने लगे, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 2270 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 2340 के टारगेट सेट कर सकते हैं, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। ओके, अच्छा एक अपडेट और दे दूं। आज ना सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग का दिन है। आसान शब्दों में जब अपन मंडे को लौट के आएंगे तो सेंसेक्स के 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ बदले बदले आपको नजर आएंगे। जोमेटो आ रहा है ना? जोमेटो आ रहा है, तो जोमेटो सेंसेक्स 30 का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसके चलते होगा क्या, जितने पैसिव फंड्स हैं जो सेंसेक्स को एमुलेट करते हैं, उन सब का पैसा आएगा जोमेटो के साथ साथ। 51.3 करोड़ डॉलर्स के इनफ्लोज पॉसिबल हैं, कैलकुलेशन गणित ये कहता है। जोमेटो में बाहर क्या जा रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो 25.2 करोड़ डॉलर्स के आउटफ्लोज यहां पे होते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा सेंसेक्स के वेटेजेस चेंज हो रहे हैं, कुछ रिडक्शंस हैं। एमएनएम में 77 मिलियन डॉलर्स का, इन्फोसिस में 16 मिलियन, आईटीसी 9 और सन फार्मा 4 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो होना है। पर ये बहुत ज्यादा नहीं है, स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। अपन जेएसडब्ल्यू स्टील और जोमेटो को रडार पे रखेंगे। यही नहीं, फुटसी की रीबैलेंसिंग होनी है, उसमें भी बहुत पैसिव फंड फ्लो फॉलो करते हैं जो एक्टिवली इंडियन मार्केट्स को ट्रैक नहीं करते। फुटसी में भारतीय हेक्साकॉम और गो डिजिट की एंट्री हो रही है। भारतीय हेक्साकॉम की एंट्री मतलब गणित कहता है 36 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज, गो डिजिट में 19 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज। ये दोनों सेंसेक्स और फुटसी की रीबैलेंसिंग में एक ध्यान रखिएगा, ये कोशिश करते हैं जितना क्लोज के आसपास रहें उतना मिरर कर पाते हैं इंडेक्सेस को। तो आपको 3 साढ़े 3 बजे के आसपास शायद ये बड़े ट्रेड्स होते हुए नजर आ रहे होंगे। इन स्टॉक से डाप रखिए, बाकी लिस्ट लंबी है, वेटेज रिडक्शन बढ़ने की और घटने की, वो स्क्रीन पे आता रहेगा। ये कहानी है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। कंचन से जान लेते हैं बाकी खबरों वाले स्टॉक्स। कंचन, बाकी क्या क्या? यस, BASF यहाँ पे बिकॉज जो एग्रीकल्चर सोल्यूशन बिजनेस है उसको अलग से लिस्टेड कंपनी के लिए डीमर्ज करने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आए कंपनी के अंदर और साथ ही साथ जो वैल्यू क्रिएशन है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इंडिगो को आपको रखना होगा फोकस में। एक तो जीएसटी का इंपैक्ट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ बोर्ड ने इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विस को $43 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है। तो इन दोनों खबरों के लिहाज से इंडिगो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। केपीआई ग्रीन एनर्जी बिकॉज इसको स्किप करते हैं बिकॉज इतनी बड़ी खबर नहीं है। एक्सिस बैंक 20 दिसंबर 2024 से जो क्रेडिट कार्ड फीस है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और जो नई रिडेम्पशन फीस है उसके लिए जो कस्टमर्स हैं उनको ऑलरेडी जो मैसेजेस है वो आने लग गए हैं और साथ से एडिशनल ट्रांजैक्शनल चार्जेस भी कंपनी ने लागू कर दिए हैं। और सिटी और साथ ही साथ सिटी माइग्रेटेड क्रेडिट कार्ड का इसमें हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, रखिए सारे स्टॉक जो कंचन मेंशन कर रही हैं अपने रडार पे। जोमेटो तो बहुत बार चर्चा होती है, जेएसडब्ल्यू स्टील की चर्चा कर देते हैं। सावंत साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील आज थोड़ा सा आउटफ्लोज आने हैं, दबाव आएगा तो खरीदना है या छोड़ दिया जाए? तो आशीष जी, यहाँ पे अभी हम बिल्कुल पिन पॉइंट 200 दिनों के एवरेज पे रेस्ट कर रहे हैं और जो लो 920 का सपोर्ट है वो बहुत अहम होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए और इसके नीचे क्लोज हो तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग्स है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो स्ट्रेट करीबन 880 885 पे आता है। तो 920 में एक और ब्रेक लेवल होगा, ये ध्यान रखिए। इसके नीचे क्लोज नजर आए 3.25 320 को, मेरे हिसाब से लॉन्ग से एग्जिट एक बार होना बेहतर होगा। चलिए एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटते हैं, फिर मुनाफे की तैयारी पूरी हुई हमारी और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे पहला सौदा में।